तो कैसे आप सब लोग? ये सब बढ़िया चल रहा है एंड वेलकम बैक टू इजी पीएससी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज़। तो हम देखेंगे अभी जियोग्राफी के क्वेश्चंस, बट दिस विल बी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, क्योंकि जियोग्राफी में काफ़ी सारे कंसेप्ट्स होते हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो दैट्स वाई पार्ट 1 विल कवर हाफ ऑफ द क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 विल कवर अदर हाफ ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, नाउ वन ऑफ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज़, जब मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ आप उसके साथ साथ अपने नोटबुक में स्क्रिबल कर लीजिए। जब तक आप स्क्रिबल नहीं करेंगे आप खुद से सीख नहीं पाएंगे, तो स्क्रिबल करते रहिए एंड दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। आप पीडीएफ के भरोसे मत रहिए। पीडीएफ में इन फ्यूचर तो शायद पोस्ट कर ही दूंगा, बट प्लीज़ स्क्रिबल करते रहिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉन्टिनेंटल रिफ्ट। अब इन्होंने ये जो भी स्टेटमेंट्स दिया है सीधा एनसीईआरटी से उठा लिया। तो अब हमें क्या करना है कि एनसीईआरटी के 11th के इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, वो सारा पढ़ना है। तो ये जो भी कंटेंट है मैंने एनसीईआरटी से लिया है, तो इसको आपको रिवाइज करना है और पढ़ना है। तो इस स्टेटमेंट को देखिए कि कंटिनेंट्स कवर अबाउट 29% ऑफ अर्थ सरफेस, ये भी एनसीईआरटी में से ही है, तो इसको आप याद रख लेना। क्योंकि सडनली अगर उन्होंने कहीं पे भी ये स्टेटमेंट दे दिया 29%, तो पीपल विल बी कन्फ्यूज कि अदर ये सही है या नहीं। ओके, तो इसको आप याद कर लेना। देन दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि पहले एक बड़ा सा लैंडमास था पैंजिया, और जो सी था उसका नाम था पैंथेलासा। फिर वो धीरे धीरे ब्रेकडाउन हुआ, बीच में आ गया टेथिस सी, ये अभी के कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है। फिर अगर हम एविडेंसेस को देखें तो पहला एविडेंस है जिग्सॉ फिट, जो कि ऐसा है कि आपने बचपन में ये पजल्स तो देखे ही होंगे। तो दिस आर द जिग्सॉ पजल्स। तो ऐसे ही कंटिनेंट्स के भी पजल्स होते हैं जिनको हम जिग्सॉ फिट कहते हैं। तो ये साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका है, ये दोनों कंटिनेंट तो अभी अलग है ना, अलग है। तो अगर हम इनको साथ में लाएँ तो ऐसे ही जिग्सॉ फिट की तरह ये ऐसे मैच हो जाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट एविडेंस, अनमिस्टेकेबल मैच ऑफ शोर लाइन्स। ओके, फिर हम आते हैं दूसरे एविडेंस पे, द रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशंस। तो अब साइंटिस्ट फिगर आउट द एजेस ऑफ रॉक्स थ्रू रेडियोमेट्रिक डेटिंग। तो उन्होंने जब ये कंपेयर किया साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जो भी रॉक्स होते हैं उनके एजेस, तो उन्होंने ऐसा पाया कि ब्राज़ील का जो कोस्ट है, इधर ब्राज़ील का कोस्ट और इधर अफ्रीका में घाना का कोस्ट, तो दोनों में जो रॉक्स होते हैं उनका जो एज है वो सेम है और वो जुरासिक एज से बिलोंग करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द अदर एविडेंसेस। ओके, तो ये स्टेटमेंट्स आपको ठीक से पढ़ना है। तो यही स्टेटमेंट इन्होंने उठा के दिया इस बार। अब ये थर्ड स्टेटमेंट देखो, थर्ड एविडेंस, दिस इज रिगार्डिंग द टिलाइट डिपॉजिट्स। सो व्हाट आर टिलाइट्स? तो टिलाइट्स आर द सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स जब ऐसे डिपॉजिट होते हैं एक जगह पे, होते होते बहुत दिनों के बाद वो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। ये जो लेयर्स वाले रॉक्स है इनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, है ना। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए टिलाइट डिपॉजिट्स से। तो अब इंडिया में जो टिलाइट्स मिले हैं, ओके, ये ध्यान से याद कर लेना। तो इंडिया में जो टिलाइट डिपॉजिट्स मिले हैं, ये जब साइंटिस्ट्स ने फाइंड आउट किया तो उन्हें ये 6 डिफरेंट लैंड मासेस में भी मिला, और कुछ 6 डिपॉजिट मतलब लैंड मासेस है वहाँ पे भी यही सेम है। तो अब वो लैंड मासेस कौन से हैं? तो उनमें है आपका अफ्रीका, फिर है आपका मादागास्कर, ओके, एंटार्क्टिका भी है उसमें, फिर है फॉकलैंड आइलैंड, और आपका ऑस्ट्रेलिया भी है। ओके, तो ये हो गए 1 2 3 4 5, और इंडिया को मिला के 6। ओके, तो ये जो भी लैंड मासेस है इनको आप याद कर लेना, और अभी जो आप स्क्रिबल कर रहे हैं तो उसमें भी ये नोट डाउन कर लेना। ओके, ये टोटल 5 और इंडिया को मिला के 6। तो फिर आते हैं हम प्लेसर डिपॉजिट्स पे। सो व्हाट आर प्लेसर डिपॉजिट्स? तो नॉर्मली क्या है देखो कि गोल्ड जो है वो जब हम माइनिंग करते हैं तो वो मिलता है रॉक्स के फॉर्म में। अब प्लेसर डिपॉजिट्स ये है कि सॉइल में ऐसे गोल्ड और डिफरेंट मिनरल्स वो मिक्स रहते हैं। तो अगर आप ये इमेज को देखोगे तो ये सॉइल है, इसमें भी आपको ऐसे गोल्ड और डिफरेंट मिनरल्स मिक्स रहते हुए मिलेंगे। तो अब ये जो प्लेसर डिपॉजिट्स है ये घाना के कोस्ट में मिलता है। ओके, घाना के कोस्ट में जब ये प्लेसर डिपॉजिट्स मिला तो साइंटिस्ट्स को ये ब्राज़ील के प्लेटो में भी मिला। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों साइड बाय साइड हुए, है ना। साइड बाय साइड पहले रहते थे, फिर बाद में ऐसे लैंड मास ब्रेक हुआ, तब जाके ये डिफरेंट हुए।
तो ये सेम प्लेसर डिपॉजिट्स दोनों कंटिनेंट्स में मिलते हैं, साउथ अमेरिका में भी और अफ्रीका में भी। अब द लास्ट एविडेंस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स अगर हम देखें तो सेम स्पीसीज़ आपको दो डिफरेंट कंटिनेंट्स में या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट कंटिनेंट्स में आपको मिलेंगे। वो कैसे कि पहले तो ये, अब नॉर्मली देखो क्या है कि ऐसे डिफरेंट कंटिनेंट्स हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो आपको स्पीसीज़ यहाँ पे मिल रहा है वही यहाँ पे भी मिल रहा है, वही यहाँ पे भी मिल रहा है, वेरिएशंस तो होंगे, लेकिन ये सेम स्पीसीज़ आपको डिफरेंट कंटिनेंट्स में कैसे मिलेंगे जब ये पहले एक जगह पे एग्जिस्ट करते थे। तो जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल्स इज लेमूर्स। ओके, तो ये लेमूर्स ये तो पहले ऑरिजिनेट हुए अफ्रीका में, फिर गए मदागास्कर में, और ये इंडिया में भी पाए जाते हैं। ओके, तो दीज आर द लेमूर्स। तो ये ऐसे तीनों कंटिनेंट्स में, एशिया में भी, अफ्रीका में भी और ये मदागास्कर में भी मिलता है। तो वो कैसे पॉसिबल है कि वो तभी पॉसिबल है जब ये कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे एग्जिस्ट करते थे। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द अदर एविडेंसेस। तो दिस कंटेंट इज़ अबाउट कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। तो जो भी कंटेंट है आप इसको अभी स्क्रिबल कर लो वीडियो पॉज करके, और बाद में एक बार रिवीजन भी कर लेना तो सब याद हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट में या फिर टेलीग्राम में कहीं पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट द डस्ट पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया, और पिछले साल भी इन्होंने एनसीईआरटी से ये वाटर वेपर वाला क्वेश्चन पूछा। तो दैट मेक्स दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से बाकी जो भी टॉपिक्स है वो हमें पढ़ना है, लेकिन उन सबको पढ़ने से पहले हम देखेंगे ये ट्रोपोस्फियर और एटमॉस्फेयर के लेयर्स वाले कॉन्सेप्ट्स। तो इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि कितने लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के। तो पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, और थर्मोस्फियर में ही आयोनोस्फियर भी आता है। ओके, तो अब हम अगर देखें तो ये डिफरेंट लेयर्स पे टेम्परेचर्स कैसे वेरी करते हैं। तो ये रहा टेम्परेचर। तो ट्रोपोस्फियर में देखो जितना हाइट बढ़ता है उतना टेम्परेचर कम होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर में वापस से बढ़ जाता है, फिर मेसोस्फियर में कम हो जाता है हाइट से, फिर एक्सोस्फियर में बढ़ जाता है। ओके, सो दैट इज़ हाउ यू रिमेंबर द टेम्परेचर्स। और ये भी काफ़ी बार मॉक टेस्ट्स में पूछ लेते हैं। और एक और चीज़ कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में होता है, एंड व्हाट इज़ द कर्नल लाइन। तो कर्नल लाइन वो लाइन होता है जहाँ से इंटरनेशनल कम्युनिटी ये प्रिडिक्ट करता है, ये मतलब पकड़ते हैं कि यहीं से आउटर स्पेस शुरू होता है। ओके, तो ये कहाँ पे है, ये है मेसोपॉज में, यानी कि मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच में। तो अब हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फियर की हाइट्स कैसे वेरी करती है। तो इक्वेटोरियल रीजन में इसका हाइट होता है एवरेज 18 किलोमीटर, और पोलर रीजन में 8 किलोमीटर, और ऑन एन एवरेज इसका एवरेज हाइट होता है 13 किलोमीटर। तो ये कैसे वेरी करता है, क्यों वेरी करता है। तो हम देखेंगे कि मान लो ये है आपका अर्थ। ओके, ये रहा इक्वेटोरियल रीजन और ये रहा पोलर रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन में आप सबको पता है कि हीट ज़्यादा आती है, तो इंसोलेशन भी ज़्यादा होती है, और ऊपर जो करंट्स, हीट करंट्स जाते हैं यानी कि कन्वेक्शनल करंट्स, तो वो ज़्यादा होते हैं। अब कन्वेक्शनल करंट्स जितना ऊपर जाएंगे जितना, तो वो लेयर तो उतना ही बढ़ते जाएगा। तो इसलिए ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा है, यानी कि 18 किलोमीटर। और पोलर रीजन में तो उतना हीट नहीं रहता, उतना कन्वेक्शनल करंट्स नहीं जाता है, तो दैट्स वाई द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज़ ओनली 8 किलोमीटर इन द पोल्स। ओके, तो अब हम हाइट देख चुके हैं, तो अब ये भी बात करते हैं कि ये एल्टीट्यूड से कैसे मतलब वेरी करता है ट्रोपोस्फियर की टेम्परेचर। तो जितना हम ऊपर जाएंगे नीचे से ऊपर तक, तो अगर 165 मीटर ऑफ हाइट हम ऊपर गए तो ट्रोपोस्फियर की टेम्परेचर 1 डिग्री से कम होती है। ओके, तो ये भी याद रखने की फैक्ट्स है। तो इसी लेयर में हमें मिलता है डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर, और ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर ओनली। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रोपोस्फियर का नॉलेज। अब हम बाकी के देखते हैं। तो इस बार जो पूछा गया कि डस्ट पार्टिकल्स, तो व्हाट आर डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स बेसिकली वो होते हैं जैसे कि सी सॉल्ट और ऐश, ये जो भी पार्टिकल्स होते हैं इनको हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ऐसा, तो देखो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन में ज़्यादा मिलते हैं। तो क्यों ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप, तो जो भी हमारे डिज़र्ट्स होते हैं, मैक्सिमम ड्राई एरियाज़ होते हैं, वो इन्हीं रीजन में मिलता है। ओके, तो अब ड्राई एरियाज़ यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए ऐसे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमको इसी रीजन में ज़्यादा मिलता है। और जब ये डस्ट पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं तो इन्हीं के अराउंड ऐसे वाटर वेपर्स गैदर होते हैं ऐसे। ओके, एंड इनको ही हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली कहते हैं। तो जब वाटर वेपर्स गैदर होते हैं तो यहाँ से क्लाउड फॉर्म होता है। दैट इज़ द रोल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। तो अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा ईजिली। फिर आता है वाटर वेपर। अब हम अगर वाटर वेपर को देखें तो ये जो भी दिया हुआ है
ये फैक्ट्स ये तो आपको याद कर लेना है। अब कॉन्सेप्ट देखें अगर हम, तो वाटर वेपर एल्टीट्यूड के साथ साथ घटता है। तो जितना हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में उतना आपको हीट ज़्यादा मिलेगा, और हीट ज़्यादा मिलेगा तो वाटर वेपर तो वो लाइक वैनिश ही हो जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ मोर इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दैन द हायर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके। और वाटर वेपर का ये एक और फैक्ट है कि जितना आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे उतना आपका वाटर वेपर डिक्रीज़ करता जाएगा। तो ये क्यों है? तो अगर मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, तो जो भी आपके वाटर के सोर्सेस है, मेजर सोर्सेस लाइक रिवर्स, लेक्स, वो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। ओके। अब वो ज़्यादा मिलेंगे तो ऑब्वियसली आपको वाटर वेपर भी क्रिएट होता हुआ यहाँ यहीं पे ज़्यादा मिलेगा रैदर देन पोल्स। ओके। तो वो एक रीज़न है। और एक और रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे हीट ज़्यादा मिलता है, आपको सन का इंसोलेशन यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, और जितना ज़्यादा आपको हीट मिलेगा उतना ज़्यादा आपका वाटर वेपर क्रिएट होगा। तो इसलिए आपको इक्वेटोरियल रीजन में ही ज़्यादा वाटर वेपर मिलते हैं, नॉट पोल्स। ओके। अब और एक कॉन्सेप्ट यही चैप्टर में दिया हुआ है रिगार्डिंग द गैसेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दिया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये गैस एटमॉस्फेयर में रहता है। तो जितना आपका सन रेज आएगा यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशंस, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ नहीं कर पाते। ठीक है। अब वो अर्थ में आ गए, अब जैसे अर्थ से वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बन के वो वापस जाएंगे यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशंस, तब कार्बन डाइऑक्साइड उनको ऐसे कैप्चर कर लेता है। ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे उनको कैप्चर कर लेता है, तभी ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो दैट्स हाउ द ग्रीन हाउस गैसेज वर्क एक्चुअली, एंड दैट्स हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज़ इंक्रीजिंग। कि ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो वो ऐसे रेडिएशंस को कैप्चर कर ले रहा है एंड वार्मिंग हो रहा है। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें आइसोथर्म पूछा गया। अब आइसोथर्म 2024 में भी ये दिया था इन्होंने, वहीं से डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी दिया। ओके। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अभी पहले तो हमें दो चीज़ें याद रखनी होगी। एक तो पहले कि आइसोथर्म होते क्या है। सो द आइसोथर्म्स आर लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। तो मान लो इस जगह पे एक टेम्परेचर है 10 डिग्री सी, यहाँ पे 10 डिग्री सी, और यहाँ पे भी 10 डिग्री सी। तो ये जो लाइन इन तीनों जगह को कनेक्ट करेगा दैट इज़ आइसोथर्म। ओके। सो अंडरस्टूड दिस। अब एक और कंसेप्ट है, हम देखेंगे कि लैंड और ओशन इन दोनों में से कौन पहले हीटेड होता है और कौन पहले हीट रेडिएट करता है। तो दोनों ही लैंड है। ओके। तो लैंड ये पहले मतलब फास्ट हीट होता है और फास्ट हीट रेडिएट करता है, तो ये ठंडा भी पहले होता है कंपेयर टू द ओशन। तो ओशन को ज़्यादा टाइम लगता है हीटेड होने में, और फिर ठंडा होने में भी ओशन को ज़्यादा टाइम लगता है। अंडरस्टूड दिस। तो क्वेश्चन में बोला गया है जनवरी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जनवरी मतलब कौन सा सीज़न? जनवरी मतलब विंटर, और बोला गया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर ही है। तो अगर हम मान लीजिए कि ये है नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पे ये ओशन है। ओके। ये ओशन है, और फिर यहाँ पे वापस से लैंड मास आ गया और इधर अफ्रीका वगैरह है ना। तो मान लो हमें कि आइसोथर्म पकड़ना है 20 डिग्री सी का, तो मतलब वो लाइन जहाँ पे 20 डिग्री सी का टेम्परेचर रहता है। तो अगर हम इक्वेटर के पास से देखें, मान लो ये रहा इक्वेटर आपका, इधर साउदर्न हेमिस्फीयर और इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये रहा इक्वेटर आपका। अब 20 डिग्री सी मान लो इस तरफ है, इधर है। ओके। और सीज़न है विंटर। तो अगर हमें ओशन में भी ये लैंड के ऊपर से 20 डिग्री सी हमने यहाँ पाया, अब हमें ओशन के ऊपर भी 20 डिग्री सी का आइसोथर्म पकड़ना है। तो अब ओशन में, इधर जो ओशन है, तो ओशन में तो आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सी नहीं रहेगा, कितना रहेगा? उससे ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ओशन में तो हीट रेडिएट लेट होता है। अब हीट रेडिएट लेट होगा तो लैंड के मुकाबले तो उधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि लैंड ज़्यादा जल्दी ठंडा हो रहा है, ज़्यादा जल्दी हीट रेडिएट कर रहा है, तो ठंडा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ओशन में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ओशन में 20 डिग्री से हमें कहाँ पे मिलेगा? इस तरफ। लेकिन यहाँ पे ओशन में आपको मिलेगा 25 डिग्री से, और यहाँ पे आपको मिलेगा 20 डिग्री। ओके। फिर हम वापस से लैंड मास पे आ गए, तो अब लैंड मास पे आपको 20 डिग्री से कहाँ मिलेगा? वो तो मिलेगा आपको इक्वेटर की तरफ। क्यों? क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है, तो सनरेज तो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होगा, तो इस तरफ ज़्यादा गर्मी होगी। जितना आप साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएंगे उतना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 20 डिग्री से आपको कहाँ मिलेगा? साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो बेसिक कंसेप्ट यही है जो इन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस। तो लैंड मास में
जब आप आएंगे तो विंटर में जनवरी के मंथ में तो वो इक्वेटर की तरफ आएगा, लेकिन इस इधर ओशन के ऊपर वो आपको पोलवर्ड मिलेगा, है ना। क्योंकि एक तो ओशन हीट रेडिएट बहुत लेट करता है, और ऊपर से एक और रीज़न भी है कि द एयर ओवर द ओशन सीन इज़ वार्मर दैन द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये एयर वार्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वार्म ओशन करंट्स एंड अदर थिंग्स। तो वो आपका डिस्क्रिप्शन ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, आप ज़रा वहाँ से पढ़ लो। सो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर भी आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम में रीच आउट कीजिए, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो गाइज, दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन और दिस इज़ रिगार्डिंग चॉक एंड क्ले। तो वेदर दे आर परमिएबल और इम्परमिएबल पोरस है कि नहीं, इसी को लेकर है। तो क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो। तो वैसे तो उतना समझने वाली बात है नहीं इसमें, तो आप कंटेंट में से खुद पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्ले एंड सैंड एंड ऑल्सो सिल्ट। तो क्ले आर वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड सैंड आर लार्ज पार्टिकल्स। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनका क्रोनोलॉजी दे दिया कि कौन सा लार्ज पार्टिकल है, कौन सा स्मॉल पार्टिकल है। तो क्ले इज़ वेरी फाइन एंड सैंड इज़ लार्ज। तो क्ले अब जबकि फाइन पार्टिकल्स है इसलिए वो ऐसे कॉम्पैक्ट रहता है। ओके, तो अब कॉम्पैक्ट रहता है ऐसे, इसलिए इधर में से वाटर ड्रेनेज नहीं हो पाता है उतना, और इसके लिए ही हाई रिटेंशन ऑफ वाटर होता है इसमें। दैट्स व्हाई द सॉइल इज़ हैवी एंड ऑल्सो द क्रॉप्स यू नीड टू सी दैट ग्रो द मोस्ट ऑन क्ले क्ले टाइप ऑफ सॉइल इज़ पैडी, शुगर केन, कॉटन एट्सेट्रा। ओके, एंड सैंड में ये क्विक ड्रेनेज ऑफ वाटर होता है। तो इधर मिलेट्स और ग्राउंडनट्स ये कंपेरेटिवली हायर चांसेस होते हैं इस टाइप के सॉइल पे ग्रो करने की। नाउ हम सेडिमेंट्री रॉक्स अगर हम देखें तो उसके टाइप्स में अगर हम देखें तो वही चॉक, कोल, लाइमस्टोन, फिर ये लाइमस्टोन, हैलाइट, ये एक्सेट्रा होता है। और इसके टाइप्स भी देख सकते हैं आप लोग, केमिकली फॉर्म्ड, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिक। तो ये आपको इधर से देखना होगा। ओके, तो एक बार देख लीजिए, वो उतना समझने वाली बात है नहीं, तो रटा मार लीजिए। फिर हम देखेंगे कार्स्ट टोपोग्राफी। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइमस्टोन इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और चॉक भी है तो वो भी लाइमस्टोन से ही बनता है। सो दैट्स वाई लाइमस्टोन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब लाइमस्टोन का जो लैंड फॉर्म्स है, इरोशनल और डिपोजिशनल, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, आप ये टॉपिक्स देख लीजिए। ओके, फिर ये देखने के बाद आप ये इमेजेस देख लीजिए। ये इमेजेस अगर आप देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं तो हुई, फिर उसके बाद एक चीज़ जो मैं बताऊंगा कि लोग कंफ्यूज रहते हैं स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट में, कौन सा स्टैलेक्टाइट है, कौन सा स्टैलेग्माइट है। तो जो भी ऊपर से लटक रहा है ये, ओके, ये एक टाइप का लैंडफॉर्म है डिपोजिशनल, इधर स्टैलेग्माइट है। तो इधर देखो जी है, इधर सी है। अब जी से क्या होता है? जी से ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड कहाँ है? नीचे। और सी से क्या होता है? सी से होता है सीलिंग। सीलिंग कहाँ होता है? ऊपर। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग वो शॉर्ट वेव रेडिएशन, फिर ये हीट एब्जॉर्प्शन, अर्थ में कैसे हीट ट्रैप्स होता है। तो ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पार्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। तो हाँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि शॉर्ट वेव रेडिएशन आते हैं, वो आके ऐसे फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बन के निकलता है, तब ये जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, दैट्स हाउ ग्लोबल वार्मिंग हैपेंस। तो इधर आपको और भी क्या करना है, आपको ये लाइंस याद रखने हैं। ये एनसीईआरटी में से है कि 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस। तो ऐसे ही जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना एनसीईआरटी में से, वो उठा के दे देते हैं फिर क्वेश्चन में, फिर आपको पता नहीं होता कहाँ से आता है, लेकिन एक्चुअली बहुत बेसिक से स्टेटमेंट्स होते हैं ना। ये एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है कि कौन सा गैस कितना परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप रट्टा लगा लीजिए, एकदम से याद होना चाहिए ये, ठीक है। नाउ एक और कॉन्सेप्ट अबाउट द क्लाउड इफेक्ट्स ऑन अर्थ रेडिएशन। ये शायद 2022 में भी आया था, तो हम लोग वहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो रेडिएशन होता है और क्लाउड्स होते हैं, हाई क्लाउड्स और लो क्लाउड्स, उनका क्या रिलेशन होता है। सो दिस इज़ हाई क्लाउड्स। नाउ वी ऑल नो दैट हाई क्लाउड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सीरस क्लाउड्स, जो कि बहुत थिन होते हैं, ओके, बहुत थिन होते हैं। एंड द लो क्लाउड्स आर कॉल्ड क्यूमुलस क्लाउड्स, ये बहुत थिक होते हैं, यहाँ से क्यूमुलोनिम्बस बन के फिर रेनिंग भी होती है।
ना एक बात आप समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, दिस आर द थिन क्लाउड्स, दिस आर द थिक क्लाउड्स। जो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है अर्थ पे ऐसे आ रहा है, ना दिस आर थिन, सो ये तो इनको रोक नहीं पाएंगे, सो इनको ऐसे चीर के आते हैं, फिर आके यहाँ पे जो शॉर्ट वेव मतलब लो क्लाउड्स होते हैं इनसे टकरा के ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट करके जाते हैं और कुछ तो वापस आते हैं। ओके, फिर ग्राउंड में आते हैं, फिर लॉन्ग वेव बन गई ये। अब लॉन्ग वेव जो है ये ऐसे लो क्लाउड्स को कुछ नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे ऊपर आके ये जो भी थिन क्लाउड्स होते हैं यानी कि हाई क्लाउड्स यहाँ पे आके फिर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं नीचे, यहाँ पे धक्का खा के फिर से नीचे आ जाते हैं। ओके, तो ये डायग्राम को एक बार समझ लीजिए तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। नाउ यहाँ में से आपको ये भी याद करना है अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कि कौन सा विजिबल स्पेक्ट्रम में से कौन सा कहाँ पे है कि इसका वेवलेंथ कितना है। ओके, ये रटा लगाना होगा आपको, इतना समझने वाली बात तो है नहीं इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अब इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड्स एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री, और फिर सिलिका बियरिंग क्ले एक की टर्म है, एंड लाइमस्टोन ऑल्सो। तो लाइमस्टोन हमने पहले भी पढ़ लिया, यहाँ पे भी दिया हुआ है तो ये और इम्पोर्टेंट बन गया। सो हम देखेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री इज़ अ मेजर इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एंड इट एमिट्स मोर देन 5% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। तो ये बेसिक से कुछ फैक्ट्स हैं जो आप खुद से पढ़ सकते हैं, उतना समझने वाली बात है नहीं, तो खुद से ये पढ़ लेना। ओके, एक बार स्क्रीन ऐसे पॉज करके वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। नाउ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट हियर इज़ द टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव सीमेंट्स। ये ऐसे सीमेंट्स हैं जहाँ से एमिशंस जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ये बहुत लो होते हैं। नाउ व्हाट आर दिस टाइप ऑफ सीमेंट्स, जैसे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो यहाँ पे मटेरियल क्या यूज़ होता है, फ्लाई ऐश, और जो जैसे मतलब फ्लाई ऐश यूज़ होता है तो इसलिए यहाँ पे एमिशंस बहुत कम होते हैं। फिर आ गया आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है, तो जो भी ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ पे ऐसे स्टील स्लैग्स और ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्लैग्स यूज़ होते हैं। और स्लैग्स क्या होते हैं, लाइक क्ले मटेरियल टाइप के, तो वो स्टील और ऐसे डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं उसके बनते हैं, तो उसको यूज़ करके भी आप ऑल्टरनेटिव सीमेंट्स बना सकते हैं। फिर आता है आपका LC3 सीमेंट, इसको लाइमस्टोन और कैल्साइट क्ले ऐसे मिला के बनाते हैं। तो अब LC3 कैन रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाई अप टू 40%। तो आपका यहाँ पे एक और होमवर्क होगा कि आप LC3 सीमेंट के बारे में थोड़ा और सर्च कर लीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे इसके फैक्ट्स मिलेंगे उसको थोड़ा और नोट डाउन कर लीजिए और रट्टा लगा लीजिए। ठीक है, नाउ हमने एक और की टर्म पढ़ा सिलिका बियरिंग क्ले। सो व्हाट इज़ द सिलिका बियरिंग क्ले एक्चुअली, तो इट इज़ शेल, तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। तो व्हाट इज़ शेल, शेल इज़ अ मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, इट इज़ मोस्टली इम्परमिएबल और वेरी लिटिल पोर्स आर देयर। अब ऐसे क्या होता है इसमें कि ये देखो ये होता है शेल, शेल इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब इसको ही ऐसे छोटा छोटा करके ग्राइंड करके ऐसा क्ले बनाते हैं, और इसको ही फिर लाइमस्टोन और सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसका। ठीक है, ना कुछ और फैक्ट्स, क्योंकि यूपीएससी ऐसे पूछता रहता है अबाउट द लार्जेस्ट रिजर्व्स और द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लाइमस्टोन इन इंडिया कहाँ पे है, कर्नाटका। और वर्ल्ड में इसका थोड़ा एम्बिग्विटी है रिगार्डिंग कहाँ पे है, तो उधर चाइना भी हो सकता है, USA भी हो सकता है, और इंडिया भी हो सकता है। ओके, तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि उन्होंने कौन से ऑप्शंस दिया है। फिर आता है आपका राजस्थान। अब राजस्थान में मिलता है क्या, लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन इन इंडिया। फिर वर्ल्ड का अगर देखें तो वही होगा चाइना में। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक फैक्ट्स, और उतना समझने वाली बात तो है नहीं, तो रट्टा लगा लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे, और यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ सोलर फ्लेयर्स, फिर कोरोनल मास इजेक्शंस, और ये ऑप्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सोलर फ्लेयर्स, थोड़ा सा बस कंसेप्ट है। तो flares happen when magnetic energy that is built up in the solar atmosphere, usually near sunspots, is suddenly released। तो अब यहाँ पे एक और टर्म मिल गया सनस्पॉट्स। तो सनस्पॉट्स क्या होते हैं, अगर ये सन है तो आपको सडनली ना सन के पिक्चर में आपको देखेगा ऐसा डार्क स्पॉट्स। इन डार्क स्पॉट्स में जो टेम्परेचर होता है वो बाकी के एरिया में से बहुत कम होता है, स्टिल बहुत हॉट ही होता है लेकिन बाकी के एरिया में से कम होता है। सो दीज आर कॉल्ड सन स्पॉट्स। अब जब सन स्पॉट्स के नियर में जो मैग्नेटिक एनर्जी है बिल्टअप हुआ है
वो सडनली रिलीज़ हो जाता है, तो जो रेडिएशन निकलता है, जो एनर्जी निकलता है, उसके साथ ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, डिफरेंट वेवलेंथ के जो रेज निकलते हैं, तो उनको ही कहते हैं सोलर फ्लेयर्स। ओके, सो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो उधर में से हमने देखा कि डिफरेंट वेवलेंथ्स के डिफरेंट रेज होते हैं, तो सब वहाँ से निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स में से, आके फिर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा जाते हैं। ओके, और फिर जब टकरा जाते हैं तो क्या होता है, रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है ना। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स। अब देखेंगे हम कोरोनल मास इजेक्शंस। कोरोनल मास इजेक्शंस, इनको सोलर स्टॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि वाइल अ फ्लेयर इज़ जस्ट अ लाइट, अभी हमने सोलर फ्लेयर्स देखा कि वो जस्ट मतलब लाइट की तरह आपको दिखेगा, वो उसके अंदर जो भी वेव्स, जो डिफरेंट वेवलेंथ्स के रेज ट्रैवल हो रहे हैं, वो तो आपको दिखेगा नहीं, ऑब्वियसली आपको सिर्फ लाइट ही दिखेगा। ओके, क्योंकि वो लाइट के ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो डिफरेंट रेज आते हैं। फिर कोरोनल मास इजेक्शन इज़ अ मैसिव इजेक्शन ऑफ फिजिकल मैटर, बिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ प्लाज्मा थ्रेडेड विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये डिफरेंट जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आयन्स होते हैं, वो आके फिर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकरा जाते हैं, फिर जो होता है वो उसे कहते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। ओके, तो इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो अर्थ के पावर ग्रिड्स में इफेक्ट होता है, पावर आउटरेजेस होते हैं, फिर ऑरोराज जो हम पढ़ते हैं, ऊपर होता है ऑरोरा बोरियलिस, इधर है ना, वो ग्रीन ग्रीन दिखता है आइसलैंड के ऊपर, इधर होता है ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस। तो ये जो होते हैं, ये ऑरोराज होते हैं, तो ये किन की वजह से होता है, मेनली ड्यू टू कोरोनल मास इजेक्शंस। ठीक है, तो ये दो इमेजेस है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, और इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो पूछेंगे भी नहीं। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको बस याद कर लीजिए। फिर ये अगर हम ये थर्ड ऑप्शन देखें कि एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, तो पोलर आइस मेल्ट हुआ, वो पोलर में से इक्वेटर में जाएगा। अब ऐसे तो जाएगा नहीं, तो कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वाटर करेंट्स। ओके, तो ऐसे कौन सा वाटर करंट वार्म है, कौन सा वार्म नहीं है, कोल्ड है, कौन सा कहाँ रहता है, कैनरी किसे कहते हैं, गल्फ कौन से कोस्ट के नीचे है, कौन से कोस्ट के पास है, तो ये सब आपको याद रखना है, सारे के सारे वाटर करंट्स इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अभी पॉज कर लीजिए, डिफरेंट करंट्स को देखिए, वार्म का एक लिस्ट बनाइए, इधर एक कोल्ड का लिस्ट बनाइए, वार्म को रेड इंक में लिखिए, कोल्ड को ब्लू इंक में लिखिए, और ऐसे लिस्ट बनाइए एक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और इसके प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के तो हम समझेंगे ही, लेकिन एक्चुअली एक और क्वेश्चन है, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। तो हाँ, ये क्रिटिकल मिनरल्स को पूछा है। अब ये दोनों को हम एक साथ समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं अबाउट बीच सैंड मिनरल्स। सो वाटर बीच सैंड मिनरल्स, जो भी ऐसे बीच में मिलते हैं, इंडिया के जो भी बीचेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मिनरल्स मिलते हैं उनको कहते हैं बीच सैंड मिनरल्स। अब बीच में जो सैंड्स होते हैं ना, उन सैंड्स के अंदर ही डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स बनते हैं। अब ये मिनरल्स एक्चुअली क्रिटिकल मिनरल्स भी होते हैं और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। नाउ हम दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे, तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स उनको ही कहते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लाइक दे आर अ ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स, 15 लैंथेनाइड्स प्लस कैंडियम प्लस इट्रियम, इनके कुछ प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो इनका सोर्स अगर हम देखें तो वही मोनाजाइट सैंड्स, बीच सैंड मिनरल्स है ना, फाउंड अलोंग केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कोस्ट, तो वही होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट देखो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर क्रिटिकल मिनरल्स, टर्म यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर ही आते हैं। तो हम अब देखेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स का हम डेफिनेशन देखेंगे कि these are those minerals that are essential for economic development and national security. The lack of availability of these minerals or concentration of extraction or processing in a few geographical locations may lead to supply chain vulnerabilities and even disruption of supplies. तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जिस भी मिनरल का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो और सप्लाई रिस्क उसका बहुत हो, तो उसके हिसाब से उसको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। एंड कौन ये कहता है, इसको कहता है गवर्नमेंट, कोई भी देश का गवर्नमेंट। जैसे इंडिया का भी 30 मिनरल्स है क्रिटिकल, जापान का 31 है, ईयू का 34 है। तो वहाँ पे जो भी उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, सप्लाई रिस्क है, उसके ऊपर डिपेंड करता है अबाउट द क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स। और रेयर अर्थ के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ओके, ठीक है, अब समझ में आया। तो अभी अगर हम ये देखें कि बीच सैंड मिनरल्स, बीच में जो भी मिनरल्स होते हैं, उनमें जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं
तो वो रेयर अर्थ भी हो सकते हैं और क्रिटिकल भी हो सकते हैं। तो ये जो रेयर अर्थ होते हैं एलिमेंट्स, ये क्रिटिकल भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट्स डेफिनेशन। ठीक है, अब समझ में आया। तो बीच एंड मिनरल्स अगर हम देखें तो ये कुछ मिनरल्स होते हैं, बीच एंड मिनरल्स, मोनाजाइट, इल्मेनाइट, र्यूटाइल। तो ये क्वेश्चन तो पहले आ चुका है 23 में। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप फिर से एक बार समझ में नहीं आया अगर तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, रिवाइंड करके फिर से देखिए। दीज आर सम टाइप्स ऑफ बीच एंड मिनरल्स, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, नाउ क्रिटिकल मिनरल्स। तो इन जुलाई 2023 द गवर्नमेंट आइडेंटिफाई 30 मिनरल्स एज क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये तो मैंने 2023 में ही पढ़ा दिया था, तो उसको अगर आपने तब ठीक से किया होगा तो 25 वाला क्वेश्चन तो ईजिली कर सकेंगे आप। नाउ इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स जो है अबाउट द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि इन्होंने इस बार पूछा। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडिया ज्वाइंड इट एज अ मेंबर। तो हाँ, इंडिया ने ज्वाइन किया इन 2023। इट वाज लॉन्च्ड इन 2022 बाय द इनिशिएटिव लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 14 कंट्रीज़ है प्लस यूरोपियन यूनियन भी है। सो दीज आर द अदर प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस। आप देख लीजिए एक बार कौन कौन से कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। तो सारे के सारे कंट्रीज़ आपको अभी याद होने चाहिए। ओके, तो पता नहीं क्या पूछ देंगे, कौन से कंट्री घुसा देंगे, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप सारे के सारे कंट्रीज ऐसे याद कर लीजिए। फिर एक और टॉपिक है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क एंड इनिशिएटिव ऑफ द MSP। इट इज़ अ जॉइंट फाइनेंसिंग बॉडी डिजाइन टू फंड क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो ये स्टेटमेंट याद रखना। ठीक है, और फिर इट ऑल्सो इंक्लूड्स द US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो जो भी ऐसा है पॉइंट, ये सब आप याद कर लेना। ओके।